हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हीलिंग और इनर वर्क हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये आपके 3D माइंड से डिफरेंट क्यों है। इवन डीएम की जो अवेकनिंग है वो डिफरेंट तरीके से क्यों होती है ना, और डीएम क्यों जाते हैं थर्ड पार्टी में, और आखिर क्या रीज़न्स हैं। अच्छा देखो, इस बारे में ना मैं आप लोगों से पहले भी काफ़ी बार अलग अलग वीडियोस में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, बट स्टिल अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप कितना भी इनर वर्क कर लो, ठीक है, अगर आपके माइंड में वो मेंटल फॉग अभी भी जमा हुआ है ना, तो एक तरफ आप कितनी भी क्लियरिंग कर लो, आप कितनी भी हीलिंग कर लो, उसका कोई इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरे से कई सारे डिवाइन फेमिनिन्स थी जो सवाल कर रही थी कि अलग अलग डाउट्स होते हैं सबके, तो आज हम आपके सभी डाउट्स को लेकर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, सबसे पहला। दूसरा, अभी 5-6 दिन में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि अभी मैं थोड़ा अपनी हीलिंग में थी और थोड़ा अपने आप में मैं फोकस कर रही थी। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना, जब मेरा बहुत सारे सेशंस हो जाते हैं और जब मुझे लगातार वीडियोज़ भी अपलोड करने पड़ते हैं यूट्यूब पे, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस चूज़ करती हूँ। ओके, थोड़ा सा सेल्फ लव, थोड़ा खुद पे फोकस करना, वो मैं प्रेफर करती हूँ। तो अभी 3-4-6 दिन से मैं उसी चीज़ में थी। तो अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ था, अभी मैं ब्रेक से बाहर आ चुकी हूँ, तो अब मैं वापस से अपने वर्क में आ चुकी हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं हर एक टॉपिक बहुत बेसिक से आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना कुछ डाउट्स हैं जो कि आप लोग लगातार मुझसे पूछते रहते हो, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं सबसे पहले मैं उनको क्लियर अप कर दूंगी, उसके बाद फिर हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक मेरे डियर फैन जिनका लगातार एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम मुझे ना एंजल नंबर 1117 717 171 और 1176 ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंजल नंबर 143 मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे कि जब अगर आप हीलिंग में बहुत आगे पहुँच चुके हो, अगर आपका इनर यूनियन आप फील करते हो, अगर डिवाइन यूनियन आपका हो चुका है, कहने का मतलब है कि अगर आपने हीलिंग करी है, आपने अपने फियर्स पे काम किया है, आपकी जो सोल ग्रोथ है वो आगे जा रही है, और अगर उस स्टेज में आपको ये 777 हो गया, ठीक है, 117 717, अगर ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है, दैट्स मीन कि उधर आपके जो डीएम है ना उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पीक पर है। अभी तक जैसे कि आप एक बार डार्क नाइट ऑफ द सोल इन सब चीज़ों से आप गो थ्रू कर रहे थे ना, तो वो पीरियड तो चलो आपका खत्म हो चुका, अब आपकी जो सोल है वो इवॉल्व हो रही है, पर यहाँ पे आपके जो डीएम हैं उनकी भी अवेकनिंग काफ़ी पीक पर होगी। तो कहीं ना कहीं आप जब आपको ये एंजल नंबर दिखेंगे तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी फील करोगे कि आपके हर चक्र में कभी कभी आपको हैप्पीनेस फील हो सकती है, फुल मून न्यू मून पे कभी कभी बेचैनी आपको महसूस हो सकती है, डीएम का नाम आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, एंजल नंबर 143 यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि डीएम की जो सोल है ना वो डेस्परेट होने लगती है अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए, ठीक है। तो अब जब उनको वो एनर्जी नहीं मिल रही है आपकी पहले वाली, है ना, और आप भी उस चेजिंग से आप बाहर निकल चुके हो, आप उस चेजिंग मोड में नहीं हो, तो यहाँ पे डीएम की जो हायर सेल्फ है वो डिस्कनेक्ट फील करने लगती है, क्योंकि वो वहाँ पे आपकी एनर्जी को पिक नहीं कर पा रहे होते हैं 5D में भी, तो अब वो पैनिक करने लगते हैं, ठीक है। सोल लेवल पे उनकी जो हायर सेल्फ है वो पैनिक करने लगती है। तो अब यहाँ पे उनकी जो अवेकनिंग होती है ना वो काफ़ी पीक पर होती है। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको डेथ, रीबर्थ जैसी न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकती है, ठीक है, कि जैसे कि कोई पेन में है, और इवन कभी कभी आपको खुद अपने हर चक्र में वो पेन महसूस हो सकता है। तो ये तब होता है जब आपके डीएम की अवेकनिंग काफ़ी पीक पर होती है, तब आपको ये एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे इनका दूसरा सवाल था कि हमें एंजल नंबर 1176 ये क्यों इतना ज़्यादा दिखाई देता है। देखो, जब आप अपनी चेतना के स्तर पे आप काफ़ी ऊपर उठने लगते हो, ठीक है, जब आपका हायर सेल्फ के साथ में जो कनेक्शन होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगता है, जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनने लगते हो, जब आप लॉजिक से हट के जब आप सोल लेवल से चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हो, तब आपको ये एंजल नंबर 1176 दिखाई देता है, जो कि इनर यूनियन को, आप ये कह लो कि इनर यूनियन का बहुत हाईएस्ट वर्जन के साथ में आपको ये एंजल नंबर दिखाई देता है। अब जैसे कि मेरे साथ में क्या था कि जिस पीजी में मैं रहती हूँ, ठीक है, तो मेरे पीजी के सामने एक घर है, तो वहाँ पे एक वाइट कलर की कार खड़ी रहती थी। तो उसमें स्टार्टिंग से जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उस पीजी में रहते हुए मुझे लगभग 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, आई थिंक होने वाले हैं, तो उसी जब मैं उस पीजी में आई थी तब से ही मेरी जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर हुई थी। तो मैं तब से देख रही हूँ, डे 1 से देख रही हूँ कि वो जो कार है, उस कार का जो नंबर है 1176, ठीक है, वो मुझे हमेशा दिखाई देता है वहाँ पे। तो कभी मैंने उस नंबर को पहले नोटिस नहीं किया था, कभी मेरी नज़र भी नहीं गई थी। तो ये चीज़ होती है जब आप इस जर्नी में आते हो ना, तो आपको एंजल नंबर्स
आपके सामने है भी, बट स्टिल आप उसे देख नहीं पाओगे, आप उसे डिकोड नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा जब तक डिवाइन ना चाहें कि आप उस चीज़ को देखो और सुनो और समझो, है ना। तो सेम मेरे साथ नहीं हुआ। तो वो कार पहले खड़ी रहती थी, उसमें भी जो नंबर था 1176 ही था, तो उस टाइम पे मैं इतना फोकस नहीं करती थी उस पर। लेकिन जैसे जैसे मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई, जैसे जैसे मुझे ये एंजल नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी मुझे बहुत ज़्यादा पीक पे होने लग गई ना, तभी मैं समझ गई कि ओके 1176। तो कहीं ना कहीं जब आपकी सोल बहुत ज़्यादा एक हाई डायमेंशन में जाने लगती है, जब आप अवेकनिंग में आप काफ़ी पीक लेवल पे जाने लगते हो ना, जब आप अपनी हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने लगते हो, जब आपकी चेतना जो है बहुत ऊपर उठने लगती है, तब आपको ये एंजल नंबर 1176 दिखाई देगा। और उस टाइम आप नोटिस करना, ठीक है, कि ये जो 1176 आपको दिखाई दे रहा है, क्या उस टाइम पे आप ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक आप 3D की चीज़ों से कट ऑफ होने लगे हो। आप कट ऑफ होने का मतलब डिटैचमेंट से है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3D की चीज़ों को एंजॉय नहीं करते। अब यहाँ पे एक और डाउट है जो क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो आपको सन्यासी बना देती है। ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियस होने में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। कोई इंसान स्पिरिचुअल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलीजियस हो सकता है। अब जैसे कि मैं डीएम एनर्जी में हूँ, तो मैं रिलीजियस उतनी ज़्यादा नहीं हूँ। मैं कभी भी पूजा पाठ को इतना ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस नहीं देती कि मैं दिन भर अगरबत्ती धूप बत्ती लेके बैठी हुई हूँ और डिवाइन के मंदिर के सामने बैठी हूँ। नो, जब आप स्पिरिचुअलिटी को जब आप जीते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रिलीजियस हो। तो स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियस होने में, दोनों में डिफरेंस है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि अब आप मनी से डिटैच हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपने हायर सेल्फ के साथ में, अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ में अपनी लाइफ को जीना, अपनी एक सोल पर्पस को पूरा करना, ये होता है आपका स्पिरिचुअलिटी, ओके। और जो रिलीजियस होते हैं, आप उनको देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लगे हुए हैं, ठीक है, वो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसको हम रिलीजियस बोलते हैं, जो कि एक रिलीजन के बेस पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे डिवाइन फेमिनिन मुझसे कहती हैं कि मैम हम बहुत ज़्यादा मंत्रा जाप करते हैं, तो क्या उससे हमारी अवेकनिंग, मतलब उससे हमारा इनर वर्क हो जाएगा? नहीं होगा। मेरे पास ऐसे ढेरों डिवाइन फेमिनिन्स आई हैं जो कहती हैं कि हमने करोड़ों बार, एक डिवाइन फेमिनिन तो कह रही थी कि मैंने लाखों बार, करोड़ों तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो कह रही थी कि मैंने लाखों बार, कम से कम हज़ारों बार मैंने किया होगा मंत्रा जाप, लेकिन मुझे अपनी सोल में वो चीज़ फील नहीं हुई है, ठीक है, मतलब मेरी सोल ग्रोथ नहीं हुई है। तो देखो, मंत्रा जाप जो होता है ना, वो आपको डिवाइन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ओके, डिवाइन से कनेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। अब ये जो कनेक्शन है ना डिवाइन के साथ में, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मंत्रा जाप कर रहे हो तभी आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाओगे। सबका अपना अलग अलग मेथड होता है। अब जैसे कि मैं डिवाइन मर्जिंग की बात करती हूँ, तो डिवाइन मर्जिंग का कोई एक ही मेथड नहीं होता, ठीक है। डिवाइन मर्जिंग का कोई एक ही मेथड नहीं होता कि अब आप सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हो दैट्स मीन कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए। नो, डिवाइन मर्जिंग के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। अब जिसकी मान लीजिए कि आपको डिवाइन तक जाना है, ओके, तो डिवाइन तक जाने के लिए आप अलग अलग रास्तों का चुनाव कर सकते हो, अलग अलग मेथड का चुनाव कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि जिस बात को मैं फॉलो कर रही हूँ उसी बात को आप भी फॉलो करें। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत से डिवाइन फेमिनिन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सबके अलग अलग पाथ हो सकते हैं डिवाइन से कनेक्ट करने के, सबके अलग अलग गॉड हो सकते हैं। अब अगर मैं अल्टीमेटली बोलूँ तो गॉड तो एक ही है, उन्हीं को हमने अलग अलग लोगों में, आई मीन अलग अलग रूपों में बांट रखा है, ठीक है। अल्टीमेटली गॉड एक ही है। तो अब आप अपना मेथड यूज़ करो अपने डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। अब जैसे कि मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती, मैं करती हूँ मंत्र जाप, बट स्पेसिफिकली करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती। तो अब जैसे कि मैं डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करती हूँ, मेरी सोल जो है वो कौन सा मेथड यूज़ करती है मेरे डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। सिंपल, मैं उनकी फ़ोटो सामने रखती हूँ, उनसे बातें करने लग जाती हूँ, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, जैसे कि एक बेस्ट फ्रेंड के साथ हम शेयर करते हैं, है ना। तो उनके साथ ना मेरा एक फैमिली वाला बॉन्ड है। अब कुछ लोग यहाँ पे एक भक्त और भगवान का बॉन्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग डिवाइन से अपना एक लव कनेक्शन, रूठना बनाना, ऐसे करके वो एक अलग क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मेथड है कि लाइक मैं उनको अपना फैमिली मेम्बर मानती हूँ और उनसे मैं ऐसी बातें करती हूँ जैसे कि हम अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेम्बर से बातें कर रहे हैं। तो मेरा तो उनसे एक ये वाला मेथड है कनेक्ट होने का। एनीवेज, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो कि क्या मंत्र चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियस होने में डिफरेंस है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपकी सोल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। रिलीजियस एक काइंड ऑफ, एक आप ये कह लो कि एक मैथोलॉजी आप कह सकते हो, या फिर वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बेस्ड होता है रिलीजियस, ठीक है। हर किसी का रिलीजन अलग अलग है। तो रिलीजियस जब इंसान होता है ना, तो वो भक्ति भाव में ज़्यादा होता है, वो संन्यास लेने की सोचता है, वो काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअलिटी में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है।
तो चलो अब मैं वही थोड़ा सा पेन कॉपी पेपर लेकर आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो आज मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपसे बात नहीं करूँगी, थोड़ा सा आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो मैंने बना रखा है, क्योंकि कमेंट्स पढ़ती हूँ तो सबके अलग अलग डाउट्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक डाउट है जो कि मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट करा था कि अभी मैं डीएम एनर्जी में हूँ, तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि लाइक मैं डीएम से बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रही हूँ। ओके, मतलब मेरा उसे देखने का ही मन नहीं कर रहा। तो ये होता है, इस फेज़ में होता है जब डीएम लोग बहुत ज़्यादा अपनी, एक चीज़ आप समझो, जब आपके अंदर ये वाली एनर्जी ज़्यादा फील होना कि लाइक मैं बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी में हूँ और डीएम एनर्जी से मैं ऑपरेट कर रही हूँ। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डीएफ की अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो। नो, कभी कभी क्या होता है कि डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है, जो कि फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी होती है। यहाँ बात सिर्फ एनर्जी की है, यहाँ मैं बात बॉडी की नहीं कर रही हूँ, जेंडर की नहीं कर रही हूँ, बात मैं सिर्फ अवेकनिंग की कर रही हूँ, एनर्जी की कर रही हूँ। तो यहाँ पे कई बार कई केसेस में डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो सकती है। बात होती है सिर्फ एनर्जी की। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हो, इमोशंस इतना नहीं सोचते, दैट्स मीन कि आप एक डीएम एनर्जी हो, है ना। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि उधर आपकी डीएम की, जब डीएफ एनर्जी बैलेंस में चल रही होती है या फिर डीएफ की हीलिंग उधर हो रही होती है आपके डीएम के अंदर, तो इधर टेम्परेरी फॉर्म में आप एक डीएम एनर्जी में एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप लोग सवाल करते हो ना कि हम अभी बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी में हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हैं, डीएम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं और मुझे एंगर बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है ना कि आपके अंदर की जो डीएम एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा पीक पर है। तो कहीं ना कहीं आप प्लीज़ अपने नीचे के जो चक्रास है उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपका रूट चक्रा, ठीक है, क्योंकि जब आपको एंगर बहुत ज़्यादा होता है ना तो काइंड ऑफ आपके अंदर ना रूट चक्रा ओपन होता है, आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर उसमें कोई ब्लॉकेजेस हैं जिस वजह से उसकी जो नेगेटिविटी है ना वो रिलीज हो रही है एंगर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लीज़ अपने लोअर चक्रास पे काम करो, अपने रूट चक्रा पे काम करो और अपने सैक्रल, अगर सेक्सुअल पुल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ऐसे टाइम पे, रैंडम सोलमेट के लिए भी अगर आपको सेक्सुअल पुल फील हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लीज़ आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम करो और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी काम करो। इन चक्रास का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वट एवर आप डीएफ हो या डीएम हो, क्योंकि 3D में बैलेंस बनाने के लिए हमें इन चक्रास का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5D में अपने डिवाइन के साथ में कनेक्टिविटी बनाने के लिए, अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने अपर चक्रास में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनीवेज, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वही मैं पेन पेपर वाला मेथड लेकर आप लोगों को समझाने वाली हूँ, ठीक है। आज के टॉपिक में बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाने वाली हूँ। आज मैं किसी और के बारे में बात नहीं करूँगी, आज मैं सिर्फ आपके ही बारे में बात करूँगी। ये डीएफ है, तो डीएफ ऐसा क्या इनर वर्क करे कि डीएम की जो अवेकनिंग है वो भी पीक पर आए, ठीक है। अब सबसे पहले ना यहाँ पे एक बात को समझने की कोशिश करो, हमें इस जर्नी में किसी को चेंज नहीं करना होता। मतलब हमारा जो इनर वर्क है उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हम सामने वाले को चेंज करें। अगर आप ऑटोमेटिक अपने आप पे काम करोगे ना तो सामने वाला भी अपने आप में चेंज होना वो स्टार्ट कर देगा, समझ गए। तो अब जैसे कि मान लो कि आप एक डीएफ हो, ठीक है, आपने कहाँ पे बर्थ लिया है, आपने 3D में बर्थ लिया है। अब 3D में आपने बर्थ लिया है, फिर आप लोगों के सवाल होते हैं कि हमें इतना ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, भाई क्यों हमें इतना ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, बहुत प्रॉपर समझाई थी, अभी दोबारा से मैं समझा दे रही हूँ। अब प्लीज़ आप लोग एक बार अच्छे से समझ लो, जिसको डाउट आता है आप लोग क्वेश्चन करना, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको मैं दूसरे वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोग बहुत बेसिक से समझो, ठीक है। आज मैं आपका बेसिक ही क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। बाकी डीएम की अवेकनिंग कब होती है, कैसे होती है, उसके बारे में तो हम बाद में बात करते रहेंगे, लेकिन आज बहुत बेसिक से मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। ये है आपका 3D वर्ल्ड, ठीक है, ये आपका 3D वर्ल्ड है, ये है डीएफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम डीएम को ले लेते हैं। दोनों ने बर्थ कहाँ लिया है, 3D वर्ल्ड में लिया है, ठीक है। अब सवाल आता है कि इन दोनों को इतना ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब ये जो 3D वर्ल्ड है ये क्या है, ये है मैट्रिक्स, जिस पर मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी थी, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के अंदर क्या है, अगर मैं बात करूँ कि मैट्रिक्स के अंदर क्या है, मतलब ये जो 3D वर्ल्ड है ये है आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या है, आपका फियर है, आपका फियर है, आपके जो अलग अलग वुंड्स हैं वो हैं, ठीक है, और आपके अदर जो ब्लॉकेजेस हैं, अदर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और रूल्स, अलग अलग जो रूल्स बना रखे हैं वो हैं पैट्रियार्की, ठीक है, ठीक है। तो पैट्रियार्की भी है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं इस मैट्रिक्स वर्ल्ड में, और ट्विन फ्लेम्स कहाँ रह रहे हैं, अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, 3D में प्रेजेंट है। 3D क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, फियर, वुंड्स, अदर ब्लॉकेजेस, रूल्स, पैट्रियार्की सिस्टम, इन सब का एक माया जाल है,
ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये एक माया जाल है। अब आप मुझे बताओ कि अब जैसे कि एक डीएफ है, बहुत प्योर सोल है वो, ठीक है, डीएफ जो है बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, डीएम जो है बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, ठीक है। तो जब ये दोनों बर्थ लेते हैं ना, जब ये डीएम डीएफ दोनों बर्थ लेते हैं ना, डीएम और डीएफ, चलो ऐसे ले लेते हैं, डीएम और डीएफ जब ये दोनों बर्थ लेते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये दोनों प्योर सोल होते हैं, ठीक है, प्योर सोल होते हैं, ये प्योर सोल के फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर उस टाइम पे कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते, नो ब्लॉक्स, ठीक है, नो ब्लॉक्स मान के चलते हैं, नो ब्लॉक्स, ठीक है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते इनके अंदर। अब इनके अंदर ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये कहाँ से आते हैं? फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, आप अपने ही घर में किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। आपके घर में एक छोटा बच्चा है जो कि जन्म लेता है, ठीक है, वो जो बच्चा होता है ना, वो जब जन्म लेता है, जैसे उसने बर्थ लिया तो वो क्या होता है, एक ब्लैंक पेपर होता है, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एकदम खाली पेपर, एकदम ब्लैंक पेपर होता है वो बच्चा। फिर जिस फैमिली के इन्वायरमेंट में वो जन्म लेता है, ओके, जिस भी घर में वो जन्म लेता है, उस घर के लोग कितने हील हैं ये उस बच्चे की अपब्रिंगिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए डीएम और डीएफ है, इन्होंने एक टॉक्सिक फैमिली में जन्म लिया, ठीक है, एक टॉक्सिक फैमिली में इन्होंने जन्म लिया, तो अब उस फैमिली का इन्वायरमेंट सेट करेगा कि इनके अंदर क्या चीज़ें आएंगी। अब जैसे मान लीजिए कि इस फैमिली में फियर बहुत ज़्यादा है, फियर है, गिल्ट है, ठीक है, और आपका ये एंसेस्ट्रल पैटर्न है, एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स आप कह सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें इस फैमिली में बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इन डीएम और डीएफ को क्या इफेक्ट नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। एक छोटा बच्चा कंप्लीटली अपनी पूरी फैमिली पे डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि जब एक छोटा बच्चा किसी फैमिली में जन्म लेता है ना, तो वो डिपेंड होता है उस फैमिली पे, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, और हम 3D में आए होते हैं। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप एक डीएम और डीएफ हो और आप एक ऐसी टॉक्सिक फैमिली में जन्म ले रहे हो जहाँ पे इमोशंस को सप्रेस करना सिखाया गया, जहाँ पे बहुत सारी वुंड्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स भी हैं, तो आप वहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें अपने बचपन में फेस करी। अब देखो यहाँ से आप बाहर क्यों नहीं निकल पाते हो, क्यों आप इसी फैमिली में जन्म लेते हो? क्योंकि ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ठीक है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ होती है कि हम इस फैमिली में आएंगे, हम जन्म लेंगे, ठीक है, हम इन सब चीज़ों को फेस करेंगे ताकि हम यहाँ से सीखें, हम यहाँ से लर्निंग ले सकें, इन चीज़ों को फिर हम हील कर सकें, ताकि ये सारा जो पैटर्न है, ये सारी जो एंसेस्ट्रल पैटर्न से यही ब्रेक हो जाए, आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो सके। आप ही सोचो कि आपके दादाजी आपकी दादाजी हो गई, आपकी दादी हो गई, जो उन्होंने फेस करा, आपके पेरेंट्स भी काइंड ऑफ कहीं ना कहीं वही पैटर्न को फेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप छोटे थे तो वही सारी चीज़ें आप पे भी डंप करने की कोशिश की गई। अब आपका काम क्या है? इन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करना। अगर आपकी फैमिली में अभी तक ऐसा सिस्टम चला आ रहा था कि लव मैरिज नहीं हो सकती है, इस खानदान में तो लव मैरिज कभी नहीं हो सकती है, या फिर दूसरे रिलीजन में या फिर दूसरी कास्ट में नहीं हो सकती है शादी, तो आप लिख के रख लो, आपका जो डीएम और डीएफ है बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपको या तो दूसरे रिलीजन का मिलेगा या फिर आपको दूसरी कास्ट का मिलेगा। या फिर अगर आपकी फैमिली में एक ऐसा पैटर्न है कि यहाँ पे ये बोला जाता है कि लड़के जो होते हैं वो हमेशा एज में बड़े होने चाहिए, लड़कियाँ छोटी होनी चाहिए शादी के लिए, तो ये क्या है? एक बिलीफ सिस्टम है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स ऑलवेज बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करने के लिए आते हैं, उसको हील करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आपके देखोगे मे बी शायद आपका जो डीएम है वो आपसे 10 साल छोटा है, 5 साल छोटा है, ठीक है, और फिर यही फियर आपका आता है कि मैं कैसे इस कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक्शन ले पाऊँ, क्योंकि मेरा डीएम तो मुझसे 10 साल छोटा है या फिर मेरा डीएम तो मुझसे 15 साल बड़ा है। तो ये सब अब आप लोगों के मन में क्या आ गया? अरे नहीं, 15 साल बड़ा है, इतने बड़े आदमी के साथ में तो मुझे प्यार हो ही नहीं सकता। और जब आप लोग आते हो ना यूनियन में, जब आप लोग इस जर्नी में आते हो ना, और जब आप उस पर्सन के इतना ज़्यादा लव अफेक्शन आप फील कर पा रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि मैंने तो पाप कर दिया, ये तो गलत है। गलत क्यों लगता है? क्योंकि सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम ऐसा बना रखा है कि सोसाइटी में ना बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं कि इस एज में शादी हो जानी चाहिए, इस एज के आदमी से आप प्यार नहीं कर सकते, इस धर्म के लोगों से आप कट ऑफ हो जाओ, इससे आप प्यार नहीं कर सकते, यहाँ पे शादी नहीं हो सकती। ये सब क्या है? क्या ये सब हमारी सोल की रियलिटी है? नो, कि सोल की रियलिटी नहीं है। सोल की जो रियलिटी बहुत ज़्यादा प्योर है, समझ रहे हो? और यही एग्जाम्पल देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, श्री राम जी ने जन्म लिया, ठीक है, धरती पे इन्होंने जन्म लिया। अब जैसे कि मुझे कई लोग एक सवाल ये भी करते हैं कि मैम कि श्री कृष्ण जी इतने, वो तो भगवान थे, तो फिर उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं करी? वो चाहते तो कर सकते थे। आप ही ज़रा सोचो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी नहीं बच पाया है।
समझ रहे हो? भगवान श्री कृष्ण खुद एक मनुष्य रूप में यहाँ पे आके उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, प्रेम का सही अर्थ भी उन्होंने हमें सिखाया। स्टिल उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं करी? देखो, सोल कॉन्ट्रैक्ट नाम की भी चीज़ होती है, एक कर्मा साइकिल नाम की भी चीज़ होती है। और जितना मुझे, देखो मैं इन सब मैथोलॉजी में उतना ज़्यादा मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है कि शायद उनको श्राप मिला था कि आप 100 वर्षों तक अपने प्रेम से अलग हो जाओगे, आप लोग मिल नहीं पाओगे, आपका यूनियन नहीं होगा। तो आप ही सोचो कि जब उनको ये कर्ज मिला, आप लोग मुझे बताना कि ये स्टोरी कितनी सच है, क्योंकि मैंने तो यही सुनी है। तो जब उनको कर्ज मिला कि आप 100 सालों तक अपने प्रेम से अलग हो जाओगे, तो क्या आप मुझे बताओ, क्या भगवान होने के बाद भी क्या वो इन सब चीज़ों से बच पाए? नहीं बच पाए ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उससे कोई बच नहीं पाया, आपकी कर्मा साइकिल से कोई भी, अपनी कर्मा साइकिल से कोई भी बच नहीं पाया, चाहे वो एक भगवान हो, चाहे वो एक इंसान हो, कोई भी अपनी कार्मिक साइकिल से नहीं बच सकता। हर किसी को अपनी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, हर किसी को अपनी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि जब हम मैट्रिक्स में आते हैं, इस 3D वर्ल्ड में आते हैं, तो हमारे अंदर इतने सारे ब्लॉकेजेस, पैट्रियार्की सिस्टम, फियर्स, वंस, ठीक है, अदर ब्लॉकेजेस, कॉन्फिडेंस का इशू, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी हीलिंग के अंदर। आप लोग पूछते हो ना, सवाल करते हो ना कि मैम हमें हीलिंग कहाँ करनी है? हीलिंग आपको यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी डीप है, और जब तक आप इसको 3D माइंड से सोचोगे, आप जब तक आप ये फील करोगे ना 3D माइंड से, 3D लॉजिक से, जब तक आप इसको लेके चलने की कोशिश करोगे, हमेशा आप ज़मीन में गिरोगे। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की एक्सपीरियंस की जर्नी है, ये आप महसूस करते हो, ये आप वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। अगर मैं इस पर एक किताब भी लिख दूँ तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतने अनुभव होते हैं हमें इस जर्नी में, इतनी ज़्यादा हमारी सोल अनुभव करती है, ठीक है। तो मजाक उड़ाने वाले तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे। वही है कि मतलब कुछ लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का कि अरे ट्विन फ्लेम जर्नी को बिजनेस बना के रखा हुआ है, ये ऐसे है वैसे है, ठीक है। तो है, कुछ लोग हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ, लोगों का कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसे लोगों को समझाना मतलब अपना ही सर दीवार में फोड़ना, तो मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करती हूँ, है ना। तो ऐसे फालतू लोगों को हमें इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि देखो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपनी जर्नी की सच्चाई, ठीक है। आपने जो अनुभव किया है, आप जो जर्नी जी रहे हो, आप जिस चीज़ को फेस कर रहे हो, जिन डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप होके बाहर निकले हो, तो आएंगे ऐसे लोग आपको चैलेंज करने के लिए कि तो मुझे प्रूफ करो। तो आपका काम क्या है? अपनी जर्नी को जीते रहना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, किसी भी अननेसेसरी डिबेट में आपको नहीं पड़ना, क्योंकि ये सब एनर्जी वेम्पायर्स हैं जो आते हैं आपकी एनर्जी को खींचने के लिए। और ट्विन फ्लेम जैसे जैसे आप लोग हाई वाइब्रेशन पे जाओगे ना, आपको यहाँ पे मिलेंगे आपकी टांग खींचने वाले लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इग्नोर। आप सिर्फ अपनी इनर नोइंग पे ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आप बेवकूफ़ नहीं हो जो इतने दिनों से आप इस जर्नी को फील कर रहे हो, ठीक है। तो कोई अगर आप पे क्वेश्चन उठाए कि तुम्हारी जर्नी फेक है, तुम फेक हो, स्माइल करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। स्माइल करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपका एक सजेशन उनकी पूरी इंटायर एजुकेशन को चेंज नहीं कर सकता, उनके पूरे इंटायर बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि वही वाली बात हो जाती है, अंगूर खट्टे हैं, मतलब कि खुद तो वही जर्नी में है नहीं और एक्सपीरियंस कर नहीं पा रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो फिर वही बात हो जाती है ना कि मुझे अंगूर नहीं मिले, दैट्स मीन अंगूर ही खट्टे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को हमें ऐसे इग्नोर करना चाहिए। एनीवेज, तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ये फियर है, ये वंस है, अब आपके अदर ब्लॉकेजेस हो गए हैं, जैसे कि इसमें भी आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे कि आपका ये गिल्टी हो गया, आपका शेम हो गया, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग ब्लॉकेजेस होते हैं। यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, अपनी सोल को इवॉल्व करना, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में निकले हो, आपकी जो ड्रेस है वो गंदी हो चुकी है ना, तो अब आप उस ड्रेस को साफ़ करके आप उसको दोबारा पहनना चाहते हो, या फिर आप उस ड्रेस को ही चेंज कर दोगे, तो वैसे आपका रिबर्थ प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, आपके अंदर फियर आ चुका है, वंस आ चुका है, तो ये आपकी रियलिटी नहीं है, ठीक है। ये आपकी रियलिटी नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एनलाइटमेंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपको वहाँ तक पहुँचना होता है, उस अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी में आपको पहुँचना होता है, उस एनलाइटमेंट में आपको पहुँचना होता है। तो ये होता है आपकी सोल का एवोल्यूशन, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ कि आप कैसे अपनी इन सब चीज़ों पर कैसे काम करोगे, अब सवाल तो यही आता है कि मैम हम काम कैसे करें। अब अपने आप पे काम तो देखो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी खुद से नहीं लोगे, मैं आपको कितने ही सेशंस दे दूँ, मैं कंप्लीटली आपकी हेल्प नहीं कर सकती, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको मैं रास्ता बता सकती हूँ, मेथड बता सकती हूँ, पर करना आपको खुद है। अपने फियर्स पे काम करो, ठीक है। अपने फियर्स को लिखो, कहाँ पे मुझे किस किस एरिया में क्या क्या फियर आता है और इस फियर को हील कैसे करना है। जब भी कोई फियर आए ना अपने मन में, सीधे बोलो ये फियर सिर्फ मेरी माइंड का है
ये फियर सिर्फ मेरे माइंड का है, मेरी बॉडी का है। आप लोग पता है क्या सोचते हो, आप लोगों को लगता है ना कि ये बॉडी और ये माइंड यही हमारी रियलिटी है, ठीक है, आपको ये लगता है कि यही आपकी रियलिटी है। जो कि मैं बताऊँ, ये सिर्फ आपका माइंड है और ये आपका बॉडी है, ये आपकी रियलिटी नहीं है। आप एक सोल हो, ठीक है, आपकी चेतना का स्तर इससे भी ज़्यादा ऊपर है। आप ये माइंड और ये बॉडी आप नहीं हो, ज़रा इससे बियॉन्ड होने की सोचने की कोशिश किया करो। अच्छा बताओ मुझे, आप एक एग्जांपल दो, आपका ये जो माइंड है और ये जो बॉडी है, ये कितने साल से आपके साथ में है? अभी मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, कितने साल से? कुछ लोग 30 साल के होंगे, कुछ लोग 60 साल के होंगे, कुछ 45 साल के होंगे, ठीक है, कुछ लोग 35 के होंगे। इतने सालों से आपका माइंड बॉडी है ना आपके साथ में, है कि नहीं है? आप मुझे बताओ। तो ये माइंड और बॉडी आपको अभी तो मिला है 35-45 साल से, आप इसी को रियलिटी मान के आप अपनी लाइफ क्यों जी रहे हो? आप ये नहीं हो, आप एक सोल हो, ठीक है, आप एक सोल हो। आप यहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो, आपकी एक कार्मिक साइकिल भी है, आप न जाने कितने ही बर्थ ले चुके हो और हर बर्थ में आप एक नया शरीर चुनते हो। तो क्या ये शरीर आपकी रियलिटी है? क्या ये दिमाग आपकी रियलिटी है? तो इस 3D माइंड से, इस 3D बिलीफ सिस्टम से आप लोग ऊपर क्यों नहीं उठते हो? आप लोग अपनी चेतना की आवाज़ को क्यों नहीं सुनते हो? मेरा आप लोगों से सवाल ये है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी इन सब पैटर्न्स पे काम करने की कोशिश करो, ठीक है। आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग इस 3D माइंड के गुलाम बने बैठे हुए हो, इस 3D माइंड के गुलाम बने बैठे हो। अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो, ठीक है, आपकी इंद्रियां जो हैं उनको अपने कंट्रोल में करो, समझ गए। लेकिन मेरे हिसाब से तो जैसे जैसे आप हीलिंग करते रहोगे ना, आपकी इंद्रियां खुद आगे कंट्रोल में आने लगती हैं, आप डिटैचमेंट सीखने लगते हो, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, पहले जब मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी ना स्टार्टिंग, बहुत मैं जंक फूड खाती रहती थी, ढंग का खाना मैं नहीं खाती थी। और आप यकीन नहीं करोगे, अभी मेरा फूड टेस्ट इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि अब मैं कोई भी जंक फूड नहीं खा पाती हूँ। मतलब बहुत रेयर है मेरा, जल्दी से मैं नहीं खा पाती। अगर मैं ट्राई करूँ ना कि नहीं मैं खा लेती हूँ, तो मैं डिटैच फील करती हूँ उस फूड से, मेरा मन नहीं करता उसको खाने का, मैं अंदर से डिटैच फील करती हूँ, मुझे टेस्ट नहीं आता उस चीज़ में। तो आप खुद ही आप नोटिस करना कि आप इस जर्नी में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा सिंपल फूड आप खुद ही खाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसकी ऊर्जा चेंज हो चुकी है, उसकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। आपकी बॉडी लो वाइब्रेशन पे नहीं है, उसको हाई वाइब्रेशन फूड चाहिए, समझ रहे हो। तो वही चीज़ होता है कि लाइक आपका फूड, ठीक है, आपका रहने का तरीका, आपकी सोच, सब कुछ बदलने लगता है। अब जैसे कि आप लोग मुझसे सवाल करते हो कि मैम ये जो फियर है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हम इस फियर पे बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। अब जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। बचपन से ही मुझे ट्रेन से बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेन से डर लगता था। तो मैं ट्राई करती थी कि मैं हमेशा बस से ट्रैवल करूं, ट्रेन से ना करूं। फिर जब मैंने अपने इस फियर को समझने की कोशिश करी तो मैंने कहा नहीं, मुझे इस फियर को फेस करना है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि नो, मैं इस फियर को फेस करूँगी, मुझे ट्रेन से ही ट्रैवल करना है, मैं ट्रेन से ही ट्रैवल करूँगी। फिर मैं ट्रेन पर आई, जैसे ही मैं ट्रेन पर बैठी तो मेरा फियर मेरे सामने आ गया। अब वो ट्रेन चलने लगी तो ट्रेन हिलने लगी, अब मुझे डर लगने लगा, उसकी आवाज़ से मुझे डर लगने लगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उस फियर को फेस करने की कोशिश करी। मैंने खुद को समझाया कि नहीं, मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, डिवाइन मेरे साथ है, डिवाइन ने मुझे प्रोटेक्ट कर रखा है, डिवाइन ने मुझे संभाल रखा है। ये फियर सिर्फ मेरे 3D माइंड का है, ये मेरे सोल की रियलिटी नहीं है। मेरी जो सोल है उसकी चेतना तो बहुत ऊपर है। और जैसे कि आप लोग सुनते हो ना, आप लोगों ने हमेशा टर्म सुना होगा, अपनी हायर सेल्फ से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहो। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा। आपकी हायर सेल्फ असल में है क्या? आपका अवेकन फॉर्म, आपके अंदर का एक हाईएस्ट फॉर्म होता है ना, अवेकन फॉर्म होता है ना आपके अंदर का एक, मतलब आपकी जो सोल है ऑलरेडी वो अवेकन है। बट 3D माइंड में हम लॉजिक के भी साथ में चल रहे हैं, तो हम लॉजिक के बिहाफ पे अपनी सोल की आवाज़ को नहीं सुन पाते। और हमारी सोल कौन है? हमारी हायर सेल्फ हमारी सोल है, हमारी सोल का हाईएस्ट वर्जन है हमारी हायर सेल्फ। तो हमें अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होना होता है। अब हमारी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होने का मतलब कि अपनी सोल से हमें कनेक्टेड होना होता है, ठीक है। अपनी सोल से जब आप अपने 3D माइंड को आप अलाइन कर लोगे ना, तो आप एक बहुत बेस्ट वर्जन में जाओगे। आप कोई भी चीज़ आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप लोगों का सवाल होता है ना कि मैम मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करता, क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि फियर है। जब तक फियर है तब तक मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। जब तक आपका ये फियर है, आपका रूट चक्र ऑलवेज ब्लॉक रहेगा, ठीक है। जब तक गिल्ट और शेम है तब तक आपका सोलर प्लेक्सस और आपका सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक रहेगा, ठीक है। तो आपको सोल लेवल पे जब हीलिंग करनी है तो 7 चक्रास तो आपको डेली करने हैं, ज़रूर करने हैं। 3D में भी अपने फियर्स को फेस करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने किया। जिस चीज़ से डर लगता है वही काम करो। मैं सिंपल बोल रही हूँ, जिस चीज़ से डर लगता है ना वही काम करो, अपने फियर्स को फेस करो। कैसे नहीं खत्म होगा फियर? कैसे नहीं खत्म होगा? अगर कोई फियर तब भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको डिवाइन को दे दो, डिवाइन को दे दो कि डिवाइन मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। अब जैसे कि ट्रेन का फियर मैंने एग्जांपल आपको समझाया। अब कुछ
कुछ लोगों को फ़नी लगेगा कि मैम आप ट्रेन से डरते हो, है ना। तो हो सकता है कि मैंने इस चीज़ को किसी पास्ट लाइफ में फेस करा हो, तो वो वंड मेरे अंदर आ गया कि मुझे इस बर्थ में भी वो पेन जो है, वो जो फियर है ट्रेन को लेकर अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब कुछ लोगों को ट्रेन से डर नहीं लगेगा, उनको किसी और एरिया में डर लगेगा, है ना। तो जो सबके अलग अलग डर हैं, क्या ये हमारी रियलिटी है? नहीं ना, ये हमारी रियलिटी नहीं है ना। हमारी रियलिटी तो कुछ और है। हमारी सोल की जो आवाज़ है, हमारी जो सोल की चेतना है, हमारी जो सोल का जो एक हाईएस्ट वर्जन है, हमारा एक, आप ये कह लो कि हमारी एक हाईएस्ट वर्जन, हमारी सोल, हमारी हायर सेल्फ, वो हमारी रियलिटी है। ये फियर, गिल्ट, शेम, ये हमारी रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ 3D मैट्रिक्स है जहाँ पे हम फंसे हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते? हमें यहाँ से बाहर निकलना है। मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको समझा पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक डीएम एनर्जी में हूँ। जो डीएम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकली बात करते हैं, ठीक है। तो हमेशा मैं आपकी सोल को इवॉल्व करने की बात करती हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि आप लोग 10-10 घंटे मेडिटेशन करो, जैसे कुछ अदर चैनल्स में बोलते हैं ना कि आप 6-6 घंटे मेडिटेशन करो। आप पागल हो जाओगे इतना मेडिटेशन करके। मैं आपको समझा रही हूँ, आप अगर इतना ज़्यादा मेडिटेशन कर लोगे तो आप सिर्फ 5D में अटके रहोगे। 3D आपका ब्लॉक हो जाएगा। 3D आपका ब्लॉक हो जाएगा, आप सिर्फ 5D में ही अटके रहोगे, ठीक है। तो 3D में भी, 3D को भी बैलेंस करना है प्लस 5D को भी बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? बैलेंस वे में इनर वर्क करना पड़ेगा। समझ गए? अब खैर, आज का वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। एनीवेज, जब भी मैं किसी टॉपिक में बात करने बैठती हूँ तो मुझे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। एनीवेज, आज मैंने आप लोगों के बारे में ही आप लोगों को समझाया है कि हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या करना है? अपनी फियर्स को फेस करना आज से स्टार्ट करो। आप लोग आज एक काम करना, लिखो, पहले सारे फियर्स को लिखो। आज मुझे किस किस चीज़ को लेके कहाँ पे क्या क्या फियर है उसको लिखो। लिख के अपने आज अंदर डिसाइड करो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये जो फियर है ना, ये सिर्फ मेरे माइंड का है। मेरी सोल के अंदर ये फियर मतलब ये फियर है ही नहीं, है ना। ये तो जब मैंने बर्थ लिया है तभी मेरे अंदर डाल दिया गया, मेरे एक्सपीरियंस की वजह से, है ना। आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं बचपन में, आप जो चीज़ें फेस करते हो उसकी वजह से, वो वो एक्सपीरियंस की वजह से आप उन फियर्स में आ जाते हो। कुछ कुछ फियर्स आपके पास लाइफ के भी होते हैं, आपकी सोल में ऑलरेडी वो ब्लॉकेज के फॉर्म में होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करना हमारे इनर वर्क में आता है। ओके, मेडिटेशन मैं भी आपको इनर वर्क में देती हूँ, बट उतना जितना रिक्वायरमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किसी भी क्लाइंट को मैं नहीं देती। और जिस वे में मैं आप लोगों को इनर वर्क दे रही हूँ ना, आप लोगों को हेल्प भी कर रहा है, आप लोग इवॉल्व हो रहे हो। देखो, सबसे पहले ना, जब आप लोग कैसे समझोगे कि कोई भी इनर वर्क आप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कोई इनर वर्क करते करते, मान लो जैसे कि मैंने आपको कार्मिक क्लीनिंग का इनर वर्क दिया, ठीक है। अब आप लोगों के सवाल होते हैं कि मैम, जब से हम ये इनर वर्क कर रहे हैं हमारी कार्मिक साइकिल तो और फास्ट हो गई है, लाइक हमारी फैमिली तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रिगर दे रही है, और ये इनर वर्क तो हमने इसलिए लिया था ताकि वो सब चीज़ें हील हो जाए। देखो, जब भी कोई इनर वर्क स्टार्ट करते ही मान लीजिए आपकी फैमिली आपको और भी ज़्यादा ट्रिगर करने लग गई, दैट्स मीन कि वो इनर वर्क काम कर रहा है, वो ब्लॉकेज जल्दी जल्दी रिलीज हो रहे हैं ना। और जब तक ब्लॉकेज रिलीज नहीं होंगे तब तक अच्छी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी, है ना। तो जब भी आप कोई इनर वर्क करते हो और उस दौरान मान लीजिए कि आपको वो ट्रिगर और ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए, दैट्स मीन कि वो कार्मिक साइकिल रिलीज हो रही है, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ रिलीज होती है ना, तो वो दो फॉर्म में होती है। पहले वो अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालती है, उसके बाद उस कनेक्शन में वो पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि मैम हम इनर वर्क कर रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ें बाहर आ रही हैं। अच्छा तो है कि बाहर आ रही हैं, ताकि वो आप जल्दी जल्दी उन सब चीज़ों से आप हील हो जाओ, जल्दी जल्दी आप उन सब कर्मा साइकिल से बाहर निकल आओ, है ना। तो जब भी कोई इनर वर्क आप स्टार्ट करते हो और आपके ट्रिगर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए, दैट्स मीन कि वो इनर वर्क काम कर रहा है। और जल्दी जल्दी जब सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी तभी तो उस कनेक्शन में आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। पहले वो जितना भी उनका कर्मा साइकिल है वो सब उसको रिलीज करते, एकदम से उसको रिलीज करते, उसके बाद वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई इनर वर्क आप कर रहे हो लेकिन आपको कोई भी शिफ्ट देखने के लिए मिल ही नहीं रहा, ना उनका कोई पॉजिटिव बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है, ना कुछ नेगेटिव, तो समझ जाओ वो इनर वर्क काम नहीं कर रहा, ठीक है। आप वहीं के वहीं हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो जब भी कोई इनर वर्क आप स्टार्ट करो तो आप ये चीज़ देखो कि वहाँ पे क्या शिफ्ट आया। अगर वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनके ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दैट्स मीन कि वो हीलिंग आपकी काम कर रही है। और जितनी जल्दी उनके नेगेटिव इफेक्ट्स कम होंगे तभी जल्दी जल्दी आप जर्नी में आगे बढ़ोगे और उनका सोलमेट वाला जो कनेक्शन है वो आपको मैनिफेस्ट होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। समझ गए? तो अब इस डाउट में आप लोग मत आना। आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने काफ़ी आप लोगों से इस बारे में डीपली बात करी है। खैर, एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत आवाज़ें आती हैं, इसलिए मैंने फ़ैन बंद करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो आधे घंटे 40 मिनट तो मुझे बिना फ़ैन में बैठना पड़ता है। और इतना, खैर क्या बोलूँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, तो प्लीज़ आप लोग टॉपिक को समझने के लिए कोशिश किया करो, ठीक है। तो एनीवेज, अभी
आई होप कि आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी आज के टॉपिक से, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगी कि आपके डाउट्स को मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करने की कोशिश करूँ। ओके, हाँ चलो ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।